कहानी की शुरुआत में लिंगशु एक आदमी से बचकर भाग रही थी। वो आदमी बिल्कुल जानवर की तरह एक्ट कर रहा था, मानो जैसे लिंगशु उसका कोई चारा हो। वो आदमी उसके पास आकर उसे किस करने लगा था, लेकिन जैसे ही उसका खून देखता कि उसके अंदर का हैवान जाग उठता है, जो कि बार बार उसे कह रहा था कि इसे मार दो। लिंगशु को उसका ये बदला बिहेवियर समझ में नहीं आता कि इसे अचानक से क्या हो गया। अभी अभी तो ये ठीक था। फिर वो सोचती है कि मैं अपना बदला लिए बिना यहाँ पर इस तरह से नहीं मर सकती, कि तभी ही वो आदमी आकर उसके गले पर बाइट कर लेता है। उस रूम के बाहर हमें एक बड़े फिनिक्स पक्षी को उड़ते हुए दिखाया जाता है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी कि इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों की सोल आपस में जुड़ गई है और किस्मत भी। फिर कहानी हमें शुरू से दिखाई जाती है, जहां पर लिंगशु की मू फैमिली के ऊपर राजा से गद्दारी करने का आरोप लगा था। उसके पिता मिस्टर मू, उन्होंने राजा के खिलाफ जाने की कोशिश की, जिस वजह से पूरे परिवार को मौत की सजा मिली। और ये सब कुछ कराने वाला कोई मास्टर ई था। अभी लिंगशु की माँ उसे दूर भगा रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको रोके रखती हूँ। लेकिन तभी ही कुछ इंपीरियल गार्ड आकर उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार देते हैं। आगे वो अपने घर से भागकर काफी दूर आ गई थी। उसे लगता है कि अब वो इस गांव में सेफ है, पर ऐसा नहीं था। गांव वाले उसके लाल रंग के बाल को देखकर उसे कोई श्रापित पनौती औरत समझ लेते हैं एंड फिर उसे मारने के नारे लगाने लगते हैं। गांव का मुखिया कह रहा था कि अगर ये अजीब सी दिखने वाली औरत हमारे गांव में रही तो यकीनन हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। इससे अच्छा कि हम इसे जलाकर मार दे। आगे कुछ गांव वाले मिलकर उसको जला रहे थे। लिंगशु मना करती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, पर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। तभी वहां पर डिवाइन बेस्ट चियो आता है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गांव वाले उसे देखकर उसके सामने झुक गए थे, मानो जैसे वो उसका कोई भगवान हो। चियो जब लिंगशु की तरफ देखता है कि उसके दिल के पास एक जेड चमक रहा था, वो कहता है कि ये तो शुआनजू है। आखिर में इतना कीमती जेड इस मामूली सी इंसानी लड़की के पास क्या कर रहा है। फिर वो उसे छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया था। आगे लिंगशु उसके इलाके में थी। वो उसे चाकू दिखाकर पूछता है कि शुआनजू कहाँ पर है। लिंगशु उसकी बात को समझ नहीं पाती कि आखिर में तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो उसे चाकू मार कर कहता है कि जल्दी से बताओ कि शुआनजू कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। लिंगशु कहती है कि तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो शुआनजू, वो मेरे पास नहीं। ये सुनकर चियो को उस पर गुस्सा आ गया था। वो जैसे ही उसके ऊपर जानलेवा हमला करने चाहता कि उसकी पावर लिंगशु के ऊपर काम ही नहीं करती। वो सोचती है कि क्या शुआनजू सचमुच में मेरी बॉडी के अंदर है। हाँ, शायद इसी वजह से बचपन से ही मेरे बाल लाल रंग के रहे। तभी ही चियो उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए किसी फॉर्मेशन के पास लेकर आता है एंड कहता है कि मुझे अपने कबीले को बचाने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ानी होगी। इतना बोलकर वो उसे उस फॉर्मेशन में फेंकने जा रहा था, लेकिन वो फॉर्मेशन उसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो दोबारा ट्राई करता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। तीसरी बार, चौथी बार वो कहता है कि तुम्हारे अंदर शुआनजू है, फिर भी ये फॉर्मेशन तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। लिंगशु कहती है कि तुम्हें मेरे अंदर का शुआनजू चाहिए ना, मैं अपनी जान लेकर वो तुम्हें दे दूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरे परिवार की मौत का बदला लेना होगा। मेरे पूरे परिवार को किसी ने एक रात में मार दिया। वो सारे लोग मासूम थे, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। चियो कहता है कि मुझसे सौदेबाजी करने वाली तुम होती कौन हो, मैं तुम जैसे मामूली इंसानों के साथ कोई डील नहीं करता। इतना बोलकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में शुआनजू को बाहर कैसे निकाले। थोड़ी देर के बाद उस फॉर्मेशन में ये लिखा आता है कि पूरे चांद की रात को एक इंसान और एक देवता जब ट्विन सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तब शुआनजू अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। ये पढ़कर वो समझ गई थी कि अगर मुझे शुआनजू को बाहर निकालना है तो मुझे चियो के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। अभी लिंगशु के दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे किसी भी तरह से अपने परिवार की मौत का बदला लेना है। वो जल्दी से चियो के पास जाकर अपने कपड़े उतार कर कहती है कि आज पूरे चांद की रात है, तो चलो आज ही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। चियो उसकी तरफ देखकर जल्दी से आगे मुड़ जाता है एंड फिर उसे मैजिक की मदद से कपड़े पहनाते हुए कह रहा था कि मुझे तुम जैसे मामूली इंसानों के साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जहाँ तक शुआनजू को बाहर निकालने की बात है,
तो मैं इसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढ निकालूंगा। आगे रात में वो मेडिटेशन कर रहा था कि लिंगशु उसके पास आकर उसे सेड्यूस करने लगती है। पहले तो वो उससे दूर दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज पूरे चांद की रात होने की वजह से उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती। आज के दिन वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अभी वो अपना कंट्रोल खोकर लिंगशु को किस करने लगा था, लेकिन जैसे ही वो उसका खून देखता कि उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है एंड उसे बार बार कहने लगता है कि इसे मार दो। चियू के इस तरह से करने पर वो सोचती है कि अब इसे अचानक से क्या हो गया, लेकिन वो एकदम से उसे किस करती है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में लिंगशु जब उठती कि उन दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। वो कहती है कि डिवाइन बेस्ट, अब तुम मुझे हार्म नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो उसकी तकलीफ तुम्हें भी होगी। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद लिंगशु के बाल भी अब काले हो गए थे। चियू जब उठता कि उसके बाजू में लिंगशु नहीं थी, वो उसे ढूंढते हुए इसी फॉर्मेशन के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया, तुमने मेरा फायदा उठाया है। जब मैं ध्यान में बैठा था तभी ही तुम मेरे पास आ गई। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था ना कि मुझे तुम जैसी मामूली इंसान के साथ इंटीमेट होने का कोई शौक नहीं, फिर भी तुमने ये किया। लिंगशु कहती है कि अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और अब से तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने चाहोगे तो उसका दर्द तुम्हें भी होगा। वो कहता है कि बेवकूफ इंसान, मैं एक डिवाइन बेस्ट हूँ और मुझे इंसानों जितना दर्द महसूस नहीं होता। ये सुन वो अपना खून निकालकर उसके लिप्स पर टच कराती है, जिसकी स्मेल सूंघकर वापस से उसके अंदर का शैतान बाहर निकल गया था। चियू सोचता है कि मुझे श्वानसू लेकर अपने लोगों की जान बचानी है, पर वो शैतान कह रहा था कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तुम ही थे जिसने उन सारे लोगों को फ्रीज किया। अगर अभी श्वानसू की मदद से तुम उन्हें ठीक भी कर दोगे, फिर भी वो लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो इस शैतान की बात मानकर जैसे ही लिंगशु को मारने चाहता कि लिंगशु का दर्द उसे भी महसूस होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे लिंगशु को जाने देना पड़ता है। आगे वो अपने आप को शांत करने के लिए कहीं दूर चला गया था। लिंगशु अभी भी यहीं पर ही थी कि तभी ही उसका ध्यान एक जुगनू पर जाता है। उसे लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ। ऐसे ही वो इस जुगनू को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ गई थी जहाँ पर सारे के सारे लोग बर्फ में जमे हुए थे। ये देखकर लिंगशु समझ जाती है कि चियू को इन्हीं सारे लोगों को बचाने के लिए मेरे अंदर का श्वानसू चाहिए। तभी ही वहाँ पर चियू आकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हारा यहाँ पर आना मना है, यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है कि पहले तुम मेरे परिवार की मौत का बदला लेने में मेरी मदद करो, उसके बाद मैं अपनी जान देकर तुम्हें श्वानसू दे दूंगी, फिर तुम इन सारे लोगों को बचा लेना। वो कहता है कि मुझे किसी के भी साथ सौदेबाजी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सोचता है कि पिछली बार मैंने फॉक्स कबीले वालों के साथ संधि छोड़ने की कोशिश की थी, तब उन चालाक लोमड़ियों ने मुझे धोखा दिया, जिस वजह से श्वानसू कहीं खो गया था। वो लिंगशु से कहता है कि ये रास्ता इंसानी दुनिया की तरफ जाता है, तो इस पर चलना शुरू करो और यहाँ से निकल जाओ। फिर कहानी हमें 3 दिन के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंगशु इंसानी दुनिया में आ गई थी और अभी वो किसी मास्टर ई के घर पर जा रही थी, जो कि उसका रिलेटिव था और उसके परिवार को मारने के पीछे इसी का ही हाथ था। लेकिन तभी ही कुछ लोग उसे किडनैप करके शहर से कहीं दूर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सारे लोग उसे मार पाते उससे पहले लिंगशु अपने आप को चोट पहुंचा लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चियू उसे बचाने आता ही होगा। वो इन लोगों से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा, लेकिन ये लोग किसी का नाम नहीं ले रहे थे एंड जैसे ही उसे मारने चाहते कि वहाँ पर चियू आ जाता है। फिर एक के बाद एक सभी को मारने के बाद वो लिंगशु से कहता है कि इस आखिरी वाले को तुम मारो। लिंगशु जब ये करने चाहती कि उसे काफी हेजिटेट फील हो रहा था कि चियू उसका हाथ पकड़कर उस हमलावर को मार देता है एंड कहता है कि तुम्हें बदला लेना था ना, तो तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तभी उस हमलावर के पास से उसे मास्टर ई की बेटी का बैच मिलता है, जिससे लिंगशु को पता लग गया था कि उसे मरवाने के पीछे मास्टर ई की बेटी ह्यूवान का हाथ है। आगे ये दोनों बाहर आ गए थे, जहाँ पर चियू कहता है
कि मैं अंदर बैठूंगा और तुम घोड़ा चलाओगी। वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। इतना बोलकर वो गैरेज के अंदर आकर बैठ गई थी कि वहाँ पर चियू भी आ जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर आ गए तो फिर घोड़ा कौन चला रहा है। वो कहता है कि घोड़ा किस्मत के भरोसे चल रहा है, वो फिर हमें जहाँ ले जाए वही हमारी डेस्टिनी होगी। वो कहती है कि इसके अंदर अपने आप को अच्छा समझना, रॉयल्टी और घमंड इतना कूट कूट कर भरा है कि इसे घोड़ा चलाने में भी शर्म आ रही है। आगे ये दोनों मास्टर ई के घर पर पहुंच जाते हैं। उसे देखकर वो सोचती है कि इसने मेरे फादर को फंसाकर मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया था, तो अब इस चीज का हर्जाना इसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। लिंगशु यहाँ पर मास्टर ई की खोई हुई बेटी चिंगशी बनकर आई थी। वो उसके कपड़ों पर लगा ये जेड देखकर समझ जाते हैं कि ये मेरी ही बेटी है, क्योंकि ये जेड उन्होंने ही उसे बचपन में दिया था। वो कहते हैं कि तुम तो बचपन में ही कहीं खो गई थी, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम हमें वापस मिल गई। इतने सालों तक अकेले रहने पर तुमने काफी सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा कि तभी ही उसका ध्यान चियू पर जाता है। वो पूछते हैं कि बेटी ये कौन है। वो कहती है कि ये तो मेरा बॉडीगार्ड शाओफेंग है। यहाँ पर चियू को ना तो ये नाम शाओफेंग पसंद आया था और ना ही उसका बॉडीगार्ड बनना। आगे युआन उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन अंदर आते ही वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन चिंगशी नहीं हो, कोई बहरूपिया हो, तो बताओ तुम मेरी बहन बनने का नाटक क्यों कर रही हो। लिंगशु कहती है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं चिंगशी हूँ, ये तो तुम्हारे डैड ही मुझे चिंगशी चिंगशी कह के बुला रहे थे, तो मैं चिंगशी बन गई। ये सुनकर युवान को उस पर गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि क्या तुम मेरे सामने चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही हो। लिंगशु कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, वैसे यहाँ पर आने से पहले मैंने एक लेटर भिजवाया था, उसको पढ़ने के बाद ही शायद तुमने मुझे बीच रास्ते में ही मारने की कोशिश की। इस बार तो जाने दे रही हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ किया तो नहीं छोड़ूंगी। युवान के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर चियू आ गया था। वो कहता है कि शाओफेंग, तुमने मेरा नाम शाओफेंग रखा, ये कितना बेकार नाम है, और अब से मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं, चिंगशी या फिर लिंगशु। वो जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि चुप रहो वरना कोई सुन लेगा। युवान जब अपने रूम में वापस आती कि वहाँ पर उसका चमन चूसे जैसा लवर उसका इंतजार कर रहा था। युवान अभी काफी गुस्सा कर रही थी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो असली चिंगशी है या फिर नकली, मुझे उसे किसी भी तरह से मारना है ताकि बाद में मेरा कोई कंपटीशन ना रहे और मैं एक लौती इस घर की मालकिन कहलाऊं। उसे गुस्से में देखकर उसका लवर दूहा उसे शांत करने लगा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम जल्दी ही उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अगले सीन में लिंगशु नहाने के लिए चली गई थी। वो सोचती है कि बचपन में उसके रेड हेयर की वजह से कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था, सभी लोग उसे पनौती मानते थे। एक दिन वो इसी बात को लेकर नदी किनारे दुखी होकर बैठी ही थी कि तभी ही उसका ध्यान जाता है कि युवान ने चिंगशी को मार दिया। अभी वो कह रही थी कि ये नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से युवान ने चिंगशी को मारकर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। फिर युवान के वहां से जाने के बाद चिंगशी का जो जेड नीचे गिर गया था वो उसे उठा लेती है। वो कहती है कि आज उसी जेड की मदद से मैं यहाँ पर वापस आ पाई अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए। चिंगशी, मैं तुम्हारी मौत का भी बदला लूंगी। तभी ही अचानक से उसे छींक आ जाती है और उसके साथ साथ वहाँ पर चियू आ गया था। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे। चियू कहता है कि नहीं तो मैं भला तुम्हें क्यों देखूंगा, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। चियू वहाँ से जा रहा था कि उसे दोबारा छींक आ जाती है, जिस वजह से चियू एकदम से गायब होकर उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि पहले तुम ये छींकना बंद करोगी, तुम्हारी इस छींकने पर मैं बार बार टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो समझ जाती है कि ऐसा पक्का सोल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हुआ होगा। तभी चियू का ध्यान इस तावीज पर जाता है। वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई सिल्वर फॉक्स है, क्योंकि ऐसे तावीज तो वही लोग इस्तेमाल करते हैं। लिंगशु कहती है कि सिल्वर फॉक्स जिसने तुम्हारे पूरे कबीले को फ्रीज कर दिया, वो सिल्वर फॉक्स। वो कहता है कि हाँ वही। यहाँ पर दूहा उन दोनों को दूर से देख रहा था। वो कहता है कि मेरे तावीज को इसने एक ही बार में पकड़ लिया, इसका मतलब ये है कि ये शाओफेंग कोई मामूली इंसान नहीं। चियू जब उसे पकड़ने आता कि तब तक तो दूहा वहाँ से भाग गया था, लेकिन दूहा की प्रेजेंस से
चियू के अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है। दरअसल में कुछ सालों पहले चियू ने जब फॉक्स कबीले वालों के साथ संधि छोड़ी थी, तभी ही उनमें से किसी ने उसके ऊपर जादू टोना करके शैतान को उसकी बॉडी में कैद कर दिया। अब चियू के शरीर पर वो शैतान हावी हो रहा था और बार बार उसे कहने लगता है कि ये तुम्हारा चारा है, इसे मारकर खा जाओ। लिंगशु उसके इस भयानक रूप को देखकर डर गई थी कि तभी ही चियू अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल लेता है एंड कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये सब कुछ उन फॉक्स कबीले वालों की वजह से हुआ। तभी ही वहाँ पर युवान आ जाती है। वो कहती है कि कल राजा हमारे घर पर आने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। वैसे कपड़े तो बस एक बहाना था, वो तो यहाँ पर ये देखने आई थी कि इसके रूम में कोई आदमी है या फिर नहीं। अगर हुआ तो वो इस बात का पतंगड़ बनाकर लिंगशु को घर से भगा देगी। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिस वजह से युवान मैडम को ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ता है। अगले दिन राजा इनके घर पर आए थे। वो कहते हैं कि अंकल, मैंने सुना कि आज इतने सालों के बाद चिंगशी आपको वापस मिल गई, तो मैं उसे देखने आया हूँ। जब लिंगशु वहाँ पर आती कि राजा तो उसकी खूबसूरती में खो गया था कि तभी ही वो उसे ग्रीट करती है। राजा जिस तरह से लिंगशु को देख रहे थे, ये चीज युवान को पसंद नहीं आती एंड वो उसे एक्सपोज करने की ट्राई करती है कि आज इतने सालों के बाद मेरी बहन घर आई, पर मुझे वो अपनी बहन जैसी लगती ही नहीं, मानो जैसे ये कोई अलग इंसान हो। फादर, आपको याद है कि बचपन में खेलते हुए चिंगशी को छाती पर एक चोट लग गई थी। ये सुन वहाँ पर खड़े सभी लोग समझ गए थे कि ये क्या कहना चाहती है। तभी ही लिंगशु अपने कपड़े उतार कर दिखा देती है कि ये चोट अभी भी वैसी की वैसी ही है और वही असली चिंगशी है। दरअसल में लिंगशु को पहले से ही पता था कि ये युवान जरूर कुछ ऐसा करेगी, इसलिए उसने चियू से पहले ही कहलवाकर अपनी बॉडी पर ऐसा निशान बनवा लिया। अभी राजा जल्दी से उसे कोट पहनाने आ रहे थे, पर चियू तभी ही वहाँ पर आकर ये काम पहले कर देता है। राजा को चियू का ये करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो पूछते हैं कि ये कौन है। वो कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। चियू जिस तरह से लिंगशु की केयर कर रहा था, तो ये चीज देखकर राजा थोड़े जेलस हो गए थे। राजा कहते हैं कि अब साबित हो गया ना कि यही लड़की चिंगशी है, तो फिर आगे से कोई भी इसकी पहचान को लेकर सवाल नहीं उठाएगा। उसके बाद चियू लिंगशु को पकड़कर बाहर लेकर जा रहा था। वो कहता है कि बताओ, कल रात तुमने मुझे बांध क्यों दिया था। वो कहती है कि तुम अजीब सा बर्ताव कर रहे थे और मुझे मारने आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। वैसे पूरी रात बारिश में भीगने के बाद अभी तुम काफी शांत लग रहे हो। ये सुनकर वो यहाँ से जा रहा था कि तभी ही वो छींक देती है। वो कहती है कि माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अगले सीन में युवान अपने इस चालाक लोमड़ी बॉयफ्रेंड दुहा के साथ मिलकर लिंगशु को मारने का प्लान बना रही थी। वो कहती है कि आज घोस्ट फेस्टिवल है, इस मौके का फायदा उठाकर मैं उसे मरवा देती हूँ, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। दूसरी तरफ लिंगशु अपने पुराने घर पर गई थी, जहाँ पर घर को देखकर उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी कि वो किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर अच्छे से रहती थी। तो दूसरे ही पल उसे ये भयानक मंजर नजर आता है जहाँ पर उसका परिवार मर रहा था। वो कहती है कि मैं चिंगशी की पहचान लेकर जल्दी ही अपनी मूव फैमिली का नाम क्लियर करूंगी और जिसने ये किया मास्टर ई, उसे उसकी किए की सजा दिलाऊंगी। फिर जब वो यहाँ से जा रही थी कि युवान के भेजे हुए कुछ हमलावर जहरीली सुइयों की मदद से उस पर अटैक करते हैं। एक भी सुई उसे लग पाती कि वहाँ पर चियू उसे बचाने आ गया था। अभी उसका ध्यान इन सारे हमलावरों को मारने में था कि लिंगशु को एक जहरीली सुई आकर लग जाती है, जिसका असर चियू के ऊपर भी होता है। यहाँ पर दुहा कह रहा था कि मैंने ऐसी जहरीली सुइयों का यूज किया जो एक बार लगने पर अपना असर दिखाना नहीं भूलती। 3 दिन के बाद वो नकली युनशी मर जाएगी। युवान कहती है कि उसके मरने के बाद मुझे इस घर की मालकिन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आगे चियू लिंगशु को घर लेकर आया था, जहाँ पर डिवाइन बीस्ट होने की वजह से उसकी चोट तो एकदम से हिल कर गई थी, लेकिन लिंगशु वो अभी भी उस जहर की वजह से जूझ रही थी। वो इस जहर को देखने के बाद कहता है कि कोई भी इंसान इस जहर से बच नहीं पाएगा, इसे क्योर करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने अगर इससे नहीं बचाया तो मेरी भी मौत हो जाएगी। इतना सोचकर वो अपनी एक गोल्डन टेल काटकर
उसकी मदद से उसे हील करने लगता है। वो कह रहा था कि इसे बचाना यानी कि मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। गोल्डन टेल के कटने के बाद शैतान ने वापस से उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। वो कहता है कि चियो, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने इस मामूली इंसान को बचाने के लिए अपनी गोल्डन टेल काट दी। तुम जानते हो ना कि वो बस तुम्हारे पास 3 ही थी, फिर भी तुमने ऐसा किया। ये इंसान जीने के लायक नहीं, तुम इसे मारकर खा जाओ। वो शैतान बार बार उसे लिंगशु की तरफ धकेल रहा था। कुछ भी गलत हो पाए उससे पहले चियो वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता कि वहां पर चियो नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ याद था कि कल रात क्या क्या हुआ, चियो ने उसे किस तरह से बचाया। तो दूसरी तरफ युवान गुस्सा कर रही थी कि इतनी जहरीली सुई लगने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गई। दूहा कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ उस बॉडीगार्ड शाफिंग की वजह से हुआ। पक्का उसी ने ही उसकी मदद की होगी। अभी राजा यूजिन उसे देखने आए हैं क्योंकि कहीं से उसे पता लग गया कि चिंगशी की तबीयत खराब है। आगे लिंगशु सोच रही थी कि काफी देर हो गई पर ये चियो मुझसे मिलने नहीं आया। वो उसे अपने पास बुलाने के लिए छींकती है। जैसे ही वो वहाँ पर आता कि अभी भी वो अपने अंदर के उस डीमन से लड़ रहा था। एक पल के लिए वो लिंगशु को जान से मारने आ रहा था, लेकिन दूसरे ही पल वो उससे दूर दूर भाग रहा था। वो कहता है कि तुम्हें मुझे शांत करने के लिए किस करना होगा। ये सुनकर वो फट से उसे किस कर देती है। कमरे के बाहर ये सभी लोग उससे मिलने आ गए थे। युवान ने देख लिया था उन दोनों को किस करते हुए। वो सोचती है कि ये तो अपने बॉडीगार्ड के साथ ही चक्कर चला रही है। वो जोर से चिल्लाती है कि कमरे के अंदर कोई हमलावर है। ये सुनकर सभी लोग जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। पर तब तक तो लिंगशु ने चियो को बाथ टब में धक्का मार दिया था एंड फिर खुद भी नहाने के लिए बैठ गई थी। राजा यूजिन कहते हैं कि माफ करना कि हम यहाँ पर ऐसे आ गए। वो तो यहाँ से जा ही रहा था, पर युवान कहती है कि नहीं, मैंने यहाँ पर कोई हमलावर देखा था। वो अपने आदमियों को हमलावर ढूंढने में लगा देती है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर अब युवान खुद से बाथटब की तरफ देखने आ रही थी कि मैंने सचमुच में यहाँ पर हमलावर देखा था। पर जब उसे कुछ भी नहीं मिलता कि लिंगशु कहती है कि युवान, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ही तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। पहले तुमने मेरी पहचान को लेकर मुझ पर शक किया, अभी तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे कमरे में कोई आदमी है। युवान जब कुछ बोलने चाहती कि राजा उसे चाटा लगा कर कहते हैं कि बस करो, आखिर में ऐसी हरकतें करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। यहाँ पर युवान लिंगशु की बेइज्जती करने चली थी, लेकिन राजा के सामने उसकी ही बेइज्जती हो जाती है। फिर सभी के यहाँ से जाने के बाद वो चियो को पानी से बाहर निकालती है। वो सोचती है कि अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया, क्या इसीलिए क्योंकि मैंने इसे देर तक किस नहीं किया। इतना सोचकर वो उसे किस कर देती है, पर थोड़ी ही देर में रुक जाती है कि ये ठीक नहीं। पर तभी ही चियो उसे अपने ग्लोव्स खींचकर उसे किस करने लगा था, पर जैसे ही उसे होश आता कि वो एकदम से उससे दूर हो जाता है। लिंगशु कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये तो तुम्हें ठीक करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। चियो उसकी पूरी बात सुनता भी नहीं और बाहर निकल आता है। अभी उसके कान लाल थे, यानी कि वो ब्लश कर रहा था। आगे मास्टर ई ने युवान को एक झोपड़ी जैसी जगह पर बंद कर दिया था, क्योंकि वो बार बार लिंगशु के ऊपर शक कर रही थी और आज तो उसने राजा के सामने मास्टर ई की बेइज्जती करा दी। वहीं पर चियो अपने आप को आईने में देखते हुए बार बार उसी किसिंग सीन को याद करते हुए ब्लश कर रहा था। वो कहता है कि मेरा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ गया। अगले सीन में लिंगशु मास्टर ई के स्टडी रूम में अकाउंट बुक ढूंढने गई थी, जिसके अंदर उसकी की गई काली करतूतें थी। ऐसे ही बुक ढूंढते हुए उसके हाथ पर चोट लग जाती है। चियो ये देखकर सोचता है कि कहीं ये लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं। वो जल्दी से भागकर यहाँ पर आ गया था। वो उसे बताती है कि मैं मास्टर ई के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रही हूँ, ताकि बाद में मैं उसे एक्सपोज कर सकूं। ये सुनकर वो उसकी मदद करने लगा था कि तभी ही एक गमला लिंगशु के ऊपर आकर गिरने ही वाला था कि चियो उसे बचाने चाहता है। एंड ऐसे ही एक्सीडेंटली वो दोनों किसी सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। इतने सारे सोना चांदी और पैसों को देखकर वो कहती है कि पक्का ये सब कुछ उस कमीने साले खुसट बुढ़े ने भ्रष्टाचारी करके ही कमाए होंगे। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने पर चियो को वो अकाउंट बुक मिल गई थी। जब ये दोनों उस बुक को लेकर यहाँ से जा रहे थे,
कि तभी ही वहाँ पर मास्टर ई आ जाते हैं, जिसे देखिए दोनों यहीं पर ही छुप गए थे। लिंगशु को अपने इतने ज्यादा क्लोज देखकर चियू की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। जब वो वहाँ से चले जाते हैं कि वो उसे पूछती है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, वो कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत गर्मी है, चलो बाहर चलते हैं। बाहर आने के बाद लिंगशु उसे कह रही थी कि उस दिन तुमने अपनी एक गोल्डन टेल गवाकर मेरी जान बचाई, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास वो बस 3 ही थी और तुम्हारे लिए एक को भी गंवाना काफी मुश्किल रहा होगा, पर फिर भी तुमने उसका सैक्रिफाइस कर दिया। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हारे उस शैतान को काबू करने में तुम्हारी मदद करूंगी, किस करके। ये सुनकर उसका चेहरा वापस से लाल पड़ जाता है। चियू की इतनी अजीब हरकतों को देखकर वो सोचती है कि अब इसे अचानक से क्या हो गया। रात में वो इस अकाउंट बुक को देख रही थी, पर बार बार उसे चियू की याद आ रही थी, जिस वजह से काम में उसका ध्यान नहीं लगता। तो वहीं चियू का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसे लिंगशु की याद इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो ढंग से सो नहीं पाता। फिर वो दोनों एक ही साथ में एक ही बात सोचते हैं कि आज पूरे चांद की रात है, अगर हम दोनों ने साथ में मिलकर कुछ किया नहीं तो कहीं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट ना जाए। फिर दोनों ही साथ में खड़े होकर एक दूसरे के पास आने लगे थे। वो जैसे ही दरवाजा खुलती कि सामने चियू खड़ा था। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर। वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बस ऐसे ही टहल रहा था। इतना बोलकर वो जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता कि वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं रुको। चियू कहता है कि तुम ढंग से बताओ कि रुकना है या फिर चले जाना है। तभी ही लिंगशु का ध्यान उसकी चेस्ट पर जाता है। वो कहती है कि तुमने इतने खुले खुले कपड़े क्यों पहने हैं। वो कहता है कि हमारे फ्लेम कबीले में तो सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लिंगशु का ध्यान उसकी चेस्ट पर से हट नहीं रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे बाहर धक्का मार देती है एंड कहती है कि जाकर अपने कमरे में सो जाओ। फिर वो अपने आप से कहती है कि मैं ये सब कुछ क्या करने लगी हूँ, ऐसा करती हूँ कि सो जाती हूँ, सोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चियू अपने आप को शांत करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिंगशु चीख मारती कि वो टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर आ जाता है। वो कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो कहता है कि वो तुम ही हो जिसने मुझे प्रोवोक किया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो उसे किस करने लगा था और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सुबह जब ये दोनों उठते कि दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और उनको समझ में नहीं आता कि क्या बात करे। तभी ही वहाँ पर राजा के आने की अनाउंसमेंट होती है। जब वो अंदर आते कि चियू उसके पीछे जाकर छुप गया था। राजा उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ। जब वो उसे कोई गिफ्ट देते कि चियू ये देखकर थोड़ा जेलस हो जाता है। राजा कहते हैं कि चिंगशी तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हें बुखार हो गया है। वो जैसे ही उसे चेक करने आते कि चियू का सड़ू सा चेहरा देखकर वो उसे टच नहीं करने देती एंड कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर जब राजा पीछे मुड़ते कि वो मौका देखकर उसे किस कर देता है। राजा उससे कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राजा के जाने के बाद चियू उसका दिया गिफ्ट कचरे के डिब्बे में फेंक देता है कि तुम इसे अपने पास मत रखो, ये तुम पर सूट नहीं करता। वहीं पर दुहा युवान से मिलने के लिए आया था। वो उसे कहती है कि दुहा इस झोपड़ी जैसी जगह से निकलने में मेरी मदद करो, लेकिन वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो युवान के साथ बस अपने फायदे के लिए था। युवान के अंदर अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा जेलसी भरी थी और वो इस जेलसी की खुशबू के जरिए अपने फॉक्स ऑरा को मेंटेन रखता था। अब तो युवान उसकी किसी भी काम की नहीं रही, इसलिए वो उसे छोड़कर कोई दूसरी लड़की ढूंढने में लग जाता है। अब दुहा ने उसे छोड़ दिया, ये बात तो उसे बिल्कुल भी सही नहीं जा रही थी, इसलिए वो मास्टर ई के पास जाकर उसे बता देती है कि ये लड़की हमारी चिंगशी नहीं कोई और है। मास्टर ई कहते हैं कि तुमने तो अभी भी इस बात को पकड़ रखा है, तुम इसे जाने क्यों नहीं देती। युवान कहती है कि मैं अपने साथ सच बोलने की दवाई लेकर आई हूँ, इस बहरूपिया को कहिए कि वो इसे पीकर अपने आप को साबित करे। मास्टर ई युवान को समझाने में लगे थे कि तभी ही लिंगशु
उसके पास से दवाई लेकर उसे पी लेती है। दुहा इस घर को छोड़कर चाह रहा था कि वो चियो के हाथ लग जाता है। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। दुहा ने पास्ट में चियो को धोखा दिया था, तो अभी चियो गुस्से में ही उस पर हमला कर देता है एंड फिर ऐसे ही दुहा चियो के हाथ मारा जाता है। यहाँ लिंगशी के ऊपर सच बोलने की दवाई का असर हो गया था। वो कहती है कि हाँ, ये बात सच है कि मैं चिंगशी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर चिंगशी और मेरी फैमिली की मौत का बदला लेने आई हूँ। मास्टर ई उसे पूछते हैं कि चिंगशी का बदला, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है कि चिंगशी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से युवान ने चिंगशी को मार दिया। युवान हड़बड़ी में ही अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती है कि फादर, मैंने चिंगशी को पानी में धक्का नहीं दिया, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेंगशु कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं कि चिंगशी की पानी में डूबकर मौत हुई, और अभी अभी तुमने ही मुझे सच बोलने की दवाई खिलाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मास्टर ए तभी ही जोर से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों मेरे घर में रहने के लायक नहीं। तुम युवान, तुम्हारे अंदर इतनी जेलसी भरी है कि तुमने अपनी बहन को ही मार दिया, और तुम बहरूपिया, तुम मेरे घर से निकल जाओ। पर फिर वो कहते हैं कि गार्ड्स, इन दोनों लड़कियों को पकड़कर मार दो एंड फिर सभी लोगों से ये कहना कि इस युवान ने चलन के मारे चिंगशी को मार दिया एंड फिर गिल्ट में आकर खुद आत्महत्या कर ली। उसके आदमी जब उसे मारने आ रहे थे कि तभी ही युवान उसे हॉस्टेज बना लेती है एंड कहती है कि फादर, बचपन से ही आपको चिंगशी पसंद थी, आपने मेरी कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरी माँ एक मामूली सी कॉन्क्यूबाइन थी। मास्टर ई कहते हैं कि युवान, पहले तुम शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। कि तभी ही वहाँ पर चियो आ जाता है। लिंगशु को मुसीबत में देख वो यहाँ खड़े सारे गार्ड्स को मार देता है। फिर वो इन लोगों से कहता है कि अब मैं किसे मारूं, तुम दोनों में से बस एक ही जिंदा बच सकता है। तभी ही मास्टर ई चाकू निकालकर युवान को मार देते हैं एंड कहते हैं कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। वो चियो का ये जानवर वाला रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन लिंगशु उसे कहती है कि अब आप इस हालत में नहीं रहे कि आप मुझसे कोई डील कर सके। बताइए, आपने मेरी मू फैमिली को क्यों मारा? मेरे फादर ने आपका क्या बिगाड़ा था जो कि आपने उसको ऐसे गुनाह में फंसा दिया जो कि उसने किया भी नहीं था। वो कहते हैं कि अच्छा, तुम मू फैमिली की वो लाल बालों वाली लड़की तुम हो जो कि उस रात भाग गई थी। कुछ दिनों पहले कोई मेरे पास आया था, उसने ढेर सारे पैसों के बदले में शुआंसू की मांग की। अब लाल बालों वाली लड़की तो तुम थी, यानी कि शुआंसू तुम्हारे अंदर था। मैंने शुआंसू को ढूंढने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दिया, मगर फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। ये सुन वो उसके ऊपर तलवार चलाकर उसे मार देती है एंड फिर उसके गुनाहों को एक्सपोज करके एक सुसाइड नोट लिखती है कि इन्होंने ये सारे गुनाह किए एंड फिर पछतावे में आकर खुदकुशी कर ली। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो रो रही थी कि ये सारी मेरी गलती है, मेरे अंदर शुआंसू था, इस वजह से मेरे पूरे परिवार को मरना पड़ा। चियो को याद आता है कि जब उसका कबीला फ्रीज हुआ था तब उसने भी कुछ इसी तरह से रिएक्ट किया था कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा पूरा कबीला फ्रीज हो गया। वो कहता है कि लिंगशु, ये तुम्हारी गलती नहीं है, जिसने मास्टर ई को ये सब कुछ करने का ऑर्डर दिया ये उसकी गलती है। अब हमें उस मास्टर माइंड को ढूंढना पड़ेगा, यकीनन वो फॉक्स कबीले से ही होगा। वो कहती है कि जिस किसी ने भी मेरे परिवार को मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चियो, क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगे? वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो सोचता है कि अब तो हमारी किस्मत आपस में जुड़ गई है, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा ही तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा। अगले दिन वो राजा से मिलने गई थी। राजा ने उसे मास्टर ई की फैमिली का वारिस बना दिया था और उसकी सारी जायदाद उसने लिंगशु के नाम कर दी थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने जो गलत किया उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले। वैसे ये सब कुछ हो जाने के बाद तुम ठीक तो हो ना? प्लीज अपना ध्यान रखना, कहीं बीमार मत पड़ जाना। वो कहती है कि महाराज, आपके कंसर्न के लिए आपका शुक्रिया। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप मू फैमिली का केस वापस से इन्वेस्टिगेट करें। मुझे लगता है कि मेरे फादर ने उन लोगों को फंसाया है। राजा, जो कि उसके प्यार में अब पड़ गया था, वो उसे मना नहीं कर पाता। तभी ही लिंगशु इन दोनों को साथ में देखकर चलने लगता है। फिर वो यहाँ पर अपनी बीच में टांग अड़ाने आ गया था।
वो राजा को ना तो लिंगशु के हाथ की बनी मिठाई खाने देता है और ना ही ढंग से उसे पानी पीने देता है। राजा कहते हैं कि ये यहाँ पर इधर उधर घूम क्यों रहा है, तुम अपने इस बॉडीगार्ड को थोड़े एटिकेट सिखाओ। फिर कहानी हमें कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर आज लालटेन फेस्टिवल था। लिंगशु सभी के सामने अपना स्पेशल डांस करके दिखा रही थी। ये दोनों लड़के राजा और चियू देख तो उसे ऐसे रहे थे मानो जैसे उसके डांस में पूरा खो गए हो और मन ही मन में उसे काफी ज्यादा एडमायर कर रहे हो। जैसे ही लिंगशु की डांस परफॉर्मेंस खत्म होती कि वो चियू की तरफ देखती है, ये देखकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर फिर भी डांस के लिए वो लिंगशु की तारीफ करते हैं क्योंकि वो उसे पसंद जो करते थे। चियू राजा के इरादों को अच्छे से समझ पा रहा था। वो जल्दी से लिंगशु का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है। वो पूछता है कि क्या तुम ऐसा करके राजा को सिड्यूस करना चाहती हो। वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे चियू, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैंने ये स्पेशली डांस परफॉर्मेंस तुम्हारे लिए की। मैंने कहीं से सुना कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे कबीले के लोग ऐसा ही डांस करते हैं, तो मैंने भी ऐसा किया। ये सुनकर चियू का गुस्सा एकदम से शांत हो गया था। फिर वो उससे कहती है कि उस असली कातिल को ढूंढने के लिए मुझे राजा के करीब जाना ही पड़ेगा। इस बात से तुम मुझसे नाराज तो नहीं। ये सुनकर चियू को बुरा लग गया था, लेकिन वो समझ सकता था कि वो ये सब कुछ अपना बदला लेने के लिए कर रही है। आगे चियू किसी स्टॉल वाले के पास जाकर उसे बड़ा सा सोने का बिस्कुट देकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी दुकान थोड़ी देर उधार ले सकता हूँ। वो दुकान वाला इतने बड़े बिस्कुट को देखकर मान गया था। फिर वो बड़े ही स्टाइल के साथ वहाँ पर केक बनाता है लिंगशु को देने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब ये बनकर बाहर निकला था तो ये दिखने में कुछ ऐसा था। जब वो इसे लिंगशु को देता कि वो तो उस पर हंसने लगी थी कि क्या इस फिनिक्स को तुमने बनाया है। अपना मजाक बनते देख चियू कहता है कि तुम रहने दो, मैं ही इसे खा लेता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुमने ये स्पेशली मेरे लिए बनाया था तो मैं इसे खाऊंगी। एंड फिर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन लिंगशु राजा से मिलने के बहाने उसके स्टडी रूम में चली गई थी, जहाँ से उसे पता लगता है कि उसके परिवार को मारने का ऑर्डर राजा ने ही दिया था और ये सब कुछ उसने लीसांग के कहने पर किया था। ये जानकर उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि उसे खून की उल्टी हो जाती है, जिसका असर चियू के ऊपर भी होता है। वो सदमे में नीचे गिरने ही वाली थी कि चियू उसे पकड़ लेता है। वो सोचती है कि इन लोगों ने किस तरह से उसकी फैमिली पर बेबुनियादी आरोप लगाकर उन सारे मासूमों को मार डाला। अभी उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि चियू भी उसके इस दर्द को महसूस कर पाता है। तभी ही वहाँ पर राजमहल का गार्ड लीसांग आता है। वो कहता है कि तुम दोनों बिना किसी परमिशन के राजा के स्टडी रूम में ऐसे ही घुस गए, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। लिंगशु उसे कहती है कि वो तुम ही थे ना जिसने मेरी फैमिली के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाकर उसे मरवा दिया ताकि तुम बाद में शुआंसू को ले सको। अब चियू यहाँ पर लीसांग के लोगों से फाइट कर पाता, उससे पहले ही लीसांग इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देता है। अब इस जेल से निकलना चियू के लिए तो बाएं हाथ का खेल था। जब वो लिंगशु को लेकर यहाँ से भाग रहा था कि सामने लीसांग आ जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम फॉक्स कबीले वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हो। चियू कहता है कि ये उनके साथ काम नहीं करता, बल्कि ये उनकी रानी का राइट हैंड यानी कि खास आदमी है। फिर लीसांग और चियू के बीच में फाइट होने लगी थी। इस फाइट के दौरान ही चियू के अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है, तो चियू इसे लीसांग की बॉडी में डालकर उन दोनों को मार देता है। चियू को लग रहा था कि उसने लीसांग और इस शैतान दोनों को एक साथ खत्म कर दिया, लेकिन उसके चाहते ही ये शैतान लीसांग की बॉडी में वापस जाग उठता है एंड कहता है कि अब से इस बॉडी पर मेरा कब्जा है। रात में ये दोनों शांति से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे थे, जहाँ पर चियू उसे बताता है कि वो फ्लेम कबीले का जनरल हुआ करता था। पास्ट में फ्लेम कबीले की रानी यानली ने फॉक्स कबीले की रानी बाइली के साथ संधि छोड़ी कि अब से ये दोनों कबीले साथ में रहेंगे। मैंने उन चालाक लोमड़ियों के ऊपर भरोसा करके हमारे कबीले की सबसे कीमती चीज शुआंसू उनको दे दिया,
बाद में मुझे पता लगा कि फॉक्स कबीले की रानी बाइली की नजर तो हमेशा से ही शुआंजू पर थी, इसलिए उन लोगों ने हमारे साथ संधि छोड़ी। बाइली के हाथ शुआंजू लगते ही उसने पहली चीज ये की कि उसने हमारी रानी यानली को मार दिया। जब मैं उन लोगों के पास से शुआंजू लेने गया कि बीच लड़ाई में ही वो कहीं खो गया, जिस वजह से मेरा पूरा कबीला फ्रीज हो गया। बाइली ने कहीं से सुन लिया था कि जो कोई भी शुआंजू को अपनी बॉडी में पसेस करेगा उसके पास असीम शक्तियां आ जाएगी। उसने बस पावर पाने के चक्कर में मेरे कबीले का ये हाल कर दिया। लिंगशु कहती है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरी फैमिली को मारने वाला वो ली सांग नहीं बल्कि फॉक्स कबीले की रानी बाइली है। चियो कहता है कि तुमने ठीक कहा, हम दोनों का दुश्मन वो ली सांग नहीं था बल्कि फॉक्स कबीले की रानी बाइली है। उसके बाद अगले ही दिन बाइली आकर लिंगशु को किडनैप कर लेती है ताकि वो उसे मारकर शुआंजू को निकाल सके। लिंगशु उसे पहचान गई थी। वो कहती है कि लिसांग अब तुम्हारे किसी भी काम का नहीं रहा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर खुद आना पड़ा। जैसे ही बाइली उसके ऊपर जानलेवा हमला करने चाहती कि वहाँ पर चियो आकर उसे बचा लेता है एंड फिर बाइली के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। चियो को लगता है कि अब बाइली का खेल खत्म हो गया, इसीलिए वो लिंगशु को सेफली उठाकर यहाँ से कहीं दूर लेकर जा रहा था, लेकिन वो बाइली की आत्मा को नष्ट करना भूल गया था, जिस वजह से वो उस बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी लड़की की बॉडी में चली जाती है। और ये सब कुछ होते हुए उस शैतान ने देख लिया था। अगले दिन ये दोनों बाजार में ऐसे ही घूमने गए थे कि कोठे की मालकिन एक लड़की को जबरदस्ती अंदर लेकर जा रही थी। ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे अंदर नहीं जाना। ये देखकर लिंगशु उस लड़की की मदद करने यहाँ पर आ जाती है। कोठे की मालकिन उसे कहती है कि इसको तो यहाँ पर बेचा गया है, तो तुम मेरे धंधे में टांग मत अड़ाओ। ये सुनकर वो उसे पैसे देकर उस लड़की को खरीद लेती है। फिर लिंगशु उसे उसके घर, परिवार और नाम के बारे में पूछ रही थी कि वो कहती है कि मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। जब वो उसका नाम चिंगशी बताती कि ये सुनकर लिंगशु बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। आगे जब वो उसे अपने घर लाती कि उसके पास से ये चैट देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि यही लड़की असली चिंगशी है। वो जल्दी से चियो के पास जाकर उसे ये बात बताती है कि मैंने जिसकी मदद की वो तो असल में चिंगशी है। चियो को ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही थी। वो कहता है कि अगर वो असली चिंगशी है तो फिर तुम्हारे लिए ये खतरा साबित होगी। अगर सभी लोगों को ये पता लग गया कि वो असली है और तुम नकली हो तो सभी लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। इससे अच्छा कि अभी जाकर मैं उसे मार देता हूँ। लिंगशु कहती है कि ऐसा मत करो, बेचारी ने बचपन से ही काफी कुछ झेला है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे उसका हक दिलाऊं और ये सारी जायदाद जमीन उसके नाम कर दूं। वेलिए जो चिंगशी थी वो तो असल में बाइली थी और बस भोली भाली बनने का नाटक कर रही थी। असली चिंगशी को तो युवान ने बचपन में ही मार दिया था। रात में ये जादू टोना करने बस बैठी ही थी कि ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं। अभी ये अपने होश में बिल्कुल नहीं थी। चियो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे इसके पास से स्ट्रॉन्ग फॉक्स के प्रेजेंस की स्मेल आ रही थी। मुझे बाइली को उस दिन ठीक से खत्म करना चाहिए था, वरना वो इस तरह से वापस नहीं आती। तभी ही बाइली को होश आ जाता है। वो कहती है कि अच्छा है कि मैंने राजा को अब अपने वश में कर लिया, यानी कि अभी जो ये जादू टोना कर रही थी वो राजा को वश में करने के लिए था। चियो जब उस पर हमला करने जाता कि बाइली उसकी गोल्डन टेल काटकर उसे कमजोर कर देती है। फिर जब वो लिंगशु के ऊपर वार करने जाती कि चियो उसे उठाकर दूर जंगलों में लेकर भागता है। इतनी दूर आने के बाद लिंगशु देखती है कि गोल्डन टेल के कटने के बाद चियो का मेमोरी लॉस्ट हो गया और अब ये बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लगा है। लिंगशु सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन टेल इसके लिए इतनी ज्यादा मायने रखती होगी। तभी ही उसे कच्ची सब्जियां खाते देखकर वो उसे कहती है कि ऐसे नहीं, इसे पका कर खाओ। वो यहाँ पर ये बात नोटिस कर पा रही थी कि बड़े वाले चियो से ये छोटा वाला चियो थोड़ा सा क्यूट है। बड़ा चियो तो थोड़ा सा घमंडी और अपने आप को महान समझता था, लेकिन ये छोटा वाला काफी ज्यादा प्यारा है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। तभी ही वहाँ पर बाइली उसे ढूंढते हुए आ गई थी।
उसकी गंदी स्मेल सूंघकर चियू को तो उसे मारने का मन करता है, लेकिन लिंगशु उसे पकड़कर छुपा लेती है। अभी तो ये दोनों बाइली की नजरों से बच गए थे, लेकिन रात होते ही बाइली इन दोनों को पकड़ लेती है। वो जल्दी से चियू के ऊपर इल्यूशन वाला जादू करके उसे कहती है कि लिंगशु को मार दो और उसके अंदर का श्वानसु मुझे दे दो। अब चियू लिंगशु को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, उल्टा वो अपने आप को ही मार देता है। बाइली कहती है कि मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल कास्ट किया, मगर फिर भी ये मेरी इल्यूशन के छाल में नहीं फंसा। जब चियू उसके ऊपर हमला करने चाहता कि बाइली एकदम से वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद ये दोनों राजा के हाथ लग जाते हैं। राजा जो कि ऑलरेडी बाइली के वश में था, वो लिंगशु को अपने साथ राजमहल लेकर गया था, जबकि चियू को उसने बांधकर जेल में रखा था। वो लिंगशु से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, ऐसा करो कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। जब वो उसे मना करती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, कि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ पर राजा का बिहेवियर ऐसा था क्योंकि बाइली ने शादी वाली बात उसके मन में डाली थी। वहीं यह शैतान अब बाइली से मिल गया था। बाइली उससे कहती है कि राजा और लिंगशु की शादी के दिन मैं इन सभी को मार दूंगी, उसके बाद इंसानी दुनिया और फॉक्स कबीले दोनों पर मेरा राज होगा। ये शैतान तो मन ही मन में अलग ही खिचड़ी पका रहा था कि जब ये सभी को मारकर श्वानसु को अपने हाथ में लेगी, तभी ही मैं उससे छीनकर इसे मार दूंगा, फिर सबसे ज्यादा पावरफुल मैं कहलाऊंगा। दरअसल में बाइली को यहाँ पर पता नहीं था कि ये लीसांग नहीं बल्कि उसकी बॉडी में छुपा शैतान है। अगले दिन राजा लिंगशु के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। जब इस चीज के बारे में चियू को पता लगता कि वो जेल को तोड़कर यहाँ शादी तोड़ने आ जाता है। भले ही गोल्डन टेल कटने के बाद चियू की याददाश्त चली गई हो, वो छोटे बच्चे जैसा बन गया हो, मगर फिर भी लिंगशु के साथ उसका जो लगाव था वो उसे नहीं भूला था। वो उसका नाम लिंगशु बार बार लेकर उसे मना कर रहा था कि तुम उसके पास मत जाओ, तुम उसे शादी मत करो। ये देख राजा को गुस्सा आ गया था। वो अपने सैनिकों से कहता है कि इसे पकड़ लो, ये मेरी शादी के बीच में आ रहा है। शादी की आखिरी रस्म यानी कि राजा लिंगशु को किस करने चाह ही रहे थे कि तभी ही चियू अपने आप को छुड़ाकर बीच में आ जाता है। अब ये देखकर राजा को तो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी तलवार निकालकर उसे मारने जा रहे थे कि अब से लिंगशु मेरी वाइफ है तो तुम उसे दूर रहो, कि तभी ही लिंगशु उसे रोक देती है कि इसे कुछ भी मत करना। तभी ही वहाँ पर एंट्री होती है शैतान की, जो कि बाइली के ऑर्डर पर इन सभी को मारने आया था। वो सबसे पहला हमला लिंगशु के ही ऊपर करने जा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर श्वानसु था। अब लिंगशु को नुकसान पहुंचता देखकर चियू कैसे शांत बैठता, वो जल्दी से शैतान के ऊपर हमला कर देता है। बाइली ने इस शैतान को वो गोल्डन टेल दिया था ताकि वो इन सभी का सामना कर सके, लेकिन फिर भी वो चियू के सामने टिक नहीं पाता और उसे दुम दबाकर भागना पड़ता है। मगर यहाँ चियू को अपनी गोल्डन टेल वापस मिल गई थी, जिसके मिलते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया था। वो लिंगशु से कहता है कि तुम राजा के साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करती हो। फिर इस इंसिडेंट के बाद राजा के ऊपर से भी बाइली का वो इल्यूशन वाला जादू टूट गया था। वो अपने होश में आते ही सबसे पहले लिंगशु से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लिंगशु कहती है कि कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ बाइली की वजह से हुआ। राजा पूछते हैं कि अब हमारी शादी का क्या, कि चियू लिंगशु को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि तुम शादी के बारे में भूल जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, आगे से इसके ऊपर डोरे डालने की कोशिश भी मत करना। वहीं पर शैतान को खाली हाथ आता देखकर बाइली तो उस पर गुस्सा करने लगी थी कि तुम उन लोगों से पिट कर आ गए, मेरा श्वानसु कहाँ पर है, क्या तुम उसे साथ नहीं लाए? तुम सच में एक नंबर के नालायक नाकारी हो, तुम्हारे अंदर कोई अक्ल वक्ल है या नहीं? एक तरह से देखा जाए तो वो इस शैतान की नाकामयाबी पर उसे गालियां दे रही थी। अब इस शैतान को आ जाता है गुस्सा एंड वो गुस्से में ही बाइली को खत्म कर देता है। वो कहता है कि जैसे ही मुझे श्वानसु मिलेगा तब इस इंसानी दुनिया और फॉक्स कबीले दोनों पर मेरा राज होगा। शैतान के जाने के बाद इन दोनों को बाइली की लाश मिली थी
चियो जब उसे देखता है कि उसे पता लग जाता है कि लिसांग की बॉडी के अंदर वो शैतान आ गया है और उसी ने ही बाइली को खत्म किया। लिंगशु उसकी लाश को देखकर कहती है कि जिसने मेरे परिवार को मारा वो जिंदा नहीं, यानी कि यहाँ पर मेरा बदला पूरा होता है। फिर वो सोचती है कि आज पूरे चांद की रात है तो मुझे अपनी बलि चढ़ाकर चियो के कबीले को बचाना होगा। लेकिन वो जाने से पहले चियो के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। यहाँ पर हमें इन दोनों के थोड़े बहुत रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। फिर वो उससे कह रही थी कि अब तुम मुझे उस फॉर्मेशन के पास ले जाओ, लेकिन वो उसे मना कर देता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान दो। लिंगशु से कहती है कि पर हमारे बीच में तो यही डील हुई थी कि तुम बदला लेने में मेरी मदद करो और उसके बदले में मैं तुम्हारी कबीले को बचाऊंगी। तभी ही वहाँ पर अचानक से ये शैतान आकर लिंगशु को पकड़ लेता है ताकि वो उसके अंदर से शुआंजू को निकाल सके। लेकिन वो ये चीज देखकर काफी शॉक्ड होता है क्योंकि शुआंजू लिंगशु की बॉडी में नहीं था। वो कहता है कि शुआंजू को तुमने कहाँ पर रखा है। दरअसल में जब ये दोनों किस कर रहे थे तभी ही चियो ने शुआंजू को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लिया था। चियो शुआंजू की पावर का यूज करके हमेशा हमेशा के लिए इस शैतान को खत्म कर देता है। उसके बाद वो इस फॉर्मेशन के पास चला गया था ताकि वो अपनी बलि चढ़ाकर अपने लोगों को बचा ले। लिंगशु कहती है कि चियो तुमने ऐसा क्यों किया, ये काम मेरा था। चियो से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भला अपने ही प्यार को अपनी आंखों के सामने मरने कैसे दे सकता हूँ। तभी ही अचानक से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का निशान जोर से चमककर गायब हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट अब टूट गया था। उसके बाद चियो भी धीरे धीरे करके अब गायब हो जाता है और लिंगशु वहाँ पर बस रोती रह जाती है कि चियो प्लीज वापस आ जाओ, ये काम मुझे करने दो। नीचे पूरा कबीला बर्फ से जमा हुआ था। शुआंजू अपनी जगह जाने के बाद धीरे धीरे करके सारी बर्फ पिघल जाती है और ये कबीला वापस से पहले जैसा हो जाता है। अगली सुबह लिंगशु को जब होश आता कि वो बार बार छींक मारकर चियो को बुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं आता। ये देख उसे काफी दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर हिम्मत लाकर कहती है कि चियो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ, प्लीज मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत कराना। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लिंगशु ऐसे ही जंगल में घूम रही थी कि तभी ही वहाँ पर तेज हवा का झोंका आता है। ये देख उसे याद आता है कि जब चियो पहली बार उससे मिला था तब भी कुछ ऐसा ही हवा का झोंका आया था। वो जोर जोर से छींके मारना शुरू कर देती है कि चियो क्या तुम वापस आ गए हो, लेकिन फिर एक ही मिनट में सब कुछ शांत हो गया था। वो कहती है कि लगता है कि मैंने ही गलत सोच लिया, चियो वापस नहीं आया है, ये तो बस मामूली सा हवा का झोंका था। इतना सोचकर जब वो यहाँ से जा रही थी कि तभी ही चियो उसके सामने आ जाता है। वो उसे देखकर जल्दी से उसे गले लगा लेती है। चियो कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर से कहानी हमें कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर चियो अब अपने कबीले का सरदार बन गया था। तभी लिंगशु से मिलने आती है। वो कहती है कि अब तो तुम इस कबीले के लीडर हो तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत सारा काम होगा। चियो आज फुल रोमांटिक मूड में था। वो कहता है कि हमारा फ्लेम कबीला अगले वारिस की मांग कर रहा है, ये भी तो एक राजा का काम है। इतना बोलकर वो उसे उठाकर कमरे के अंदर लेकर जाने लगता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।